Okay, so let's start. In previous class, we are already discussed about the cyber forensics, computer forensics, and different types of cyber crime, cyber terrorism, and cyber attacks and information. The persons are basically what type of category of information the person are basically going to compromise over the internet. फिर उसके बाद हमने पढ़ा था challenges of cyber investigators, like if you are a cyber investigators and you are just going for an incident place, then what type of challenges you are just going to follow that, yeah, you are just facing that. So कौन से होते हैं वो हमने देखे थे. फिर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन हमने देखी थी कि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह गेट करना, प्रेजेंटेशन बनाना, एक रफ क्या कहते हैं अपनी नॉर्मल इनफॉर्मल रिपोर्ट रेडी करना. सो ये सारे पार्ट है हमारे इन्वेस्टिगेशंस में. जो भी हमें मिला है क्लूज वगैरह, उसकी एक इमेजेस फाइल क्रिएट करना. ओके, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ साइबर का इन्वेस्टिगेशन में 3 टाइप के देखे थे, सिविल, क्रिमिनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वेस्टिगेशंस. हमने उनको परफॉर्म किया था, देखा था किस तरीके से होती है. और लास्ट में हमने पढ़ा था रूल्स ऑफ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, कि अगर आप एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो क्या रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए, राइट. सो उसके बाद आज हमारा पार्ट आता है दैट इज एंटरप्राइज थ्योरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन. तो आपने ईटीआई थ्योरी क्या है, किस तरीके से ईटीआई थ्योरी आपकी काम करती है, एफबीआई वगैरह किस तरीके से इसको फॉलो करते हैं, और क्रिमिनल्स को किस तरीके से टारगेट किया जाता है, वो आप पढ़ते हो ईटीआई थ्योरी के थ्रू. So, the enterprise theory of investigation, that is a ETI, has become the standard investigative model used by FBI when conducting investigations against major criminal organizations. जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन या क्रिमिनल पर्संस होते हैं, उनको पकड़ने के लिए एक स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन थ्योरी का यूज किया जाता है, जिसे आप एंटरप्राइज थ्योरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन ईटीआई थ्योरी बोलते हो. तो rather than viewing criminal act as isolated crime, the ETI attempt to show that individuals commit crimes in furtherance of the criminal enterprise itself. In other words, individuals commit criminal acts solely to benefit their criminal enterprise. यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जो आपके क्रिमिनल्स हैं, वो आपके जो अटेम्प्ट, जो भी उन्होंने क्राइम अटेम्प्ट किए, उनको कमिट कराने का काम जो है वो ईटीआई थ्योरी के थ्रू किया जाता है. जैसे प्लानिंग प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें वो पूरा एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, और उसके थ्रू वो जो पर्टिकुलर पेट्रेटर है या क्रिमिनल है, उस पर्टिकुलर को फॉलो करते हैं. इट मींस उसको टारगेट बनाते हैं, टारगेट बना के उससे उसका जो क्राइम है वो कमिट करवाते हैं. So by applying the ETI with favorable state and federal legislations, law enforcement can target the dismantle entire criminal enterprise in one criminal indictment. तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम इसको अप्लाई करते हैं, जिसमें हम रूल सेट यूज कर सकते हैं, जैसे कि फेवरेबल स्टेट रूल सेट यूज कर सकते हैं, या फेडरल लेजिस्लेशन रूल सेट यूज कर सकते हैं. तो इसमें होता क्या है कि लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसीज हैं, वो इसके लिए टारगेट द डिसमेंटल एंटायर क्रिमिनल एंटरप्राइज है. जो भी आपके इंटरप्राइज ऐसे हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं, उनको टारगेट करते हैं और उनके थ्रू उनका क्राइम कमिट करवाते हैं. तो ये किसके थ्रू होता है, आपका एंटरप्राइज थ्योरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दैट इज ईटीआई के थ्रू. अब उसके बाद आपका पार्ट आता है कि आप एविडेंस, डिजिटल एविडेंस जो आपको मिलता है, वो डिजिटल एविडेंस आपका है क्या एक्चुअल में. So if you talk about a digital evidence, so digital evidence is any information of probated value that is either stored or transmitted in a digital form. या तो वो वैल्यू क्या होगी, स्टोर हो सकती है, या तो वो किसी पे ट्रांसमिट कर सकते हैं किसी कम्युनिकेशन चैनल पे. तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपके डिजिटल एविडेंस बोलेंगे. तो यानी कोई पैकेट्स जा रहे हैं तो दैट इज आल्सो अ डिजिटल एविडेंस. या फिर कोई डेटा है जो स्टोर होकर आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप के अंदर है, तो वो भी हमारा क्या हो सकता है, डिजिटल एविडेंस हो सकता है. सो उस केस में अंडरस्टैंडिंग द डिजिटल एविडेंस एज बिलो कैसे करना है. तो पहला पॉइंट तो वही है, इंफॉर्मेशन प्रोबेटेड वैल्यू एज स्टोर्ड और ट्रांसमिटेड इन अ डिजिटल फॉर्म. दूसरा है अकॉर्डिंग टू द लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल. एक प्रिंसिपल थ्योरी है जिसे लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल थ्योरी बोलते हैं, जिसमें एनीवन और एनीथिंग, कोई भी पर्सन और कोई भी जना क्या कर सकता है, एंटिंग इन ए क्राइम सीन टेक समथिंग. कोई उसके अंदर जा सकता है क्राइम सीन पे और वहां से एंट्री ले सकता है, और द सीन विद देम, वहां पे देख सकता है सारी चीजें, लीव समथिंग
वहां पे कुछ छोड़ सकता है एंड देमसेल्फ बिहाइंड व्हेन दे लीव, और वहां से जब छोड़ के वहां से गायब हो सकता है। तो इस केस में क्या है कि आपको डिजिटल एविडेंस जब मिलता है तो लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये एनालाइज किया जाता है कि ऐसा तो नहीं कि उसके बाद कोई बंदा आया हो, उसने कोई चीज जानबूझ के यहाँ पे छोड़ दी हो। लाइक अगर वहां पे कोई डिजिटल एविडेंस या कोई ऐसा कोई डिवाइस मिल रहा है कि ये डिवाइस वहां पे यूज नहीं हुआ बट बाद में वहां पे छोड़ दिया गया था, तो वो कैसे हमें पता चलेगा? वो हमें लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल के थ्रू पता चलेगा। ठीक है। दूसरा है डिजिटल एविडेंस इज सर्कमस्टेंशियल एंड क्रिटिकल इन नेचर। आपका जो डिजिटल एविडेंस है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल हो सकता है नेचर में, जिसमें विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर टू ट्रेस क्रिमिनल एक्टिविटीज। हो सकता है वो इतना ज्यादा हो कि उसकी वजह से आप क्रिमिनल एक्टिविटीज ना पता कर पाओ कि क्रिमिनल ने क्या क्या किया था। नेक्स्ट है डिजिटल एविडेंस कैन बी गैदर्ड व्हाइल एग्जामिन डिजिटल स्टोरेज मीडिया। हो सकता है डिजिटल एविडेंस जो आपको मिले वो आप एग्जामिन करो जो कि डिजिटल स्टोरेज मीडिया में हो, या मॉनिटरिंग द नेटवर्क ट्रैफिक। हो सकता है आपको नेटवर्क को नेटवर्क ट्रैफिक को एनालिसिस या मॉनिटर करके आपको वो एविडेंस मिले। मेकिंग डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ द डिजिटल एविडेंस फ्रॉम ड्यूरिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, जिसमें अगर आपको कोई भी इस टाइप के एविडेंस मिलता है तो सबसे पहले आप उसकी एक डुप्लीकेट कॉपीज बनाते हो एंड उन डुप्लीकेट कॉपीज के ऊपर ही फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करते हो। क्योंकि अगर आपने मेन पे किया तो हो सकता है वहां से किसी न किसी का डेटा लॉस हो, जिसकी वजह से आपका सारा एविडेंस खराब हो सकता है। So that's why we are just creating a duplicate copies and after that we are just performing the evidence part. Now नेक्स्ट होता है आपका टाइप ऑफ डिजिटल एविडेंस। हमारे पास डिजिटल एविडेंस के टाइप कौन कौन से हैं, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे पास दो टाइप के डिजिटल एविडेंस होते हैं। एक तो आपको वॉलेटाइल डेटा होता है, नेचर ऑफ वॉलेटाइल डेटा, एक होता है नॉन वॉलेटाइल डेटा। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉलेटाइल डेटा ऑफ डिजिटल एविडेंस, तो इसमें क्या होता है, डेटा दैट लॉस्ट एज सून एज डिवाइस इज पावर्ड ऑफ। जब तक डिवाइस पावर ऑफ नहीं होता है, यानी कि जब तक डिवाइस पावर ऑन है तब तक जो डेटा हमें मिल रहा है दैट इज अ टाइप ऑफ वॉलेटाइल डेटा। एग्जाम्पल के तौर पे इंक्लूड सिस्टम टाइम, सिस्टम का टाइम क्या चल रहा है, लॉकडाउन यूजर कौन है उसके अंदर, ओपन फाइल्स कौन कौन सी कर रखी है उसने, नेटवर्क इंफॉर्मेशन किस नेटवर्क से कनेक्टेड है, प्रोसेस इंफॉर्मेशन कौन कौन सी प्रोसेस वहां पे चल रही है, प्रोसेस टू पोर्ट मैपिंग कौन सी प्रोसेस के पोर्ट के थ्रू एक्टिवेट है, प्रोसेस मेमोरी कौन सी प्रोसेस कितना ज्यादा मेमोरी को कंजम्पशन कर रही है, क्लिप बोर्ड कंटेंट कौन कौन सी चीजें उसने लाइक कुछ कोड्स वगैरह लिख रखे हैं, कुछ कमांड्स लिख रखे हैं क्लिप बोर्ड पे, या उससे कुछ इंफॉर्मेशन लिख रखी है क्लिप बोर्ड पे वो चीज, या सर्विस या ड्राइवर इंफॉर्मेशन कौन सी सर्विसेज एक्टिवेटेड है या कौन से ड्राइवर्स वहां पे उस समय एग्जीक्यूट हो रखे थे, प्लस कमांड हिस्ट्री उसने कौन कौन से कमांड्स यूज करे थे उसको रन कराने के लिए उन चीजों को, या फिर उसने कौन सी फाइल्स ओपन करी थी, या फिर उसने फाइल्स के अंदर से क्या क्या चीजें डिलीट करी हैं, ऑल द लॉग फाइल्स आल्सो। सो वो सारा जो डेटा है वो हम किसके अंदर से निकालते हैं, आपका वॉलेटाइल डेटा ऑफ डिजिटल एविडेंस। तो वॉलेटाइल डेटा और डिजिटल एविडेंस आपको तभी तक मिलता है जब तक सिस्टम ऑन है। एक बार सिस्टम अगर ऑफ हो गया तो ये डेटा क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। तो उस केस में हमें नॉन वॉलेटाइल डेटा एविडेंस फिर एग्जीक्यूट वहां पे फाइंड आउट गैदर करके उससे अंदर से इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती है। सो आई होप वॉलेटाइल डेटा आपको क्लियर है, राइट। नेक्स्ट है आपका नॉन वॉलेटाइल डेटा। नॉन वॉलेटाइल डेटा क्या है, इट मींस persistent data that is stored on the secondary storage device such as a hard disk और memory card। ऐसा डेटा जो कि आपका हार्ड डिस्क वगैरह में या फिर आपका पर्टिकुलर स्टोरेज डिवाइस में क्या होता है, स्टोर हो जाता है, उसे हम बोलते हैं, मेमोरी कार्ड में स्टोर हो सकता है, उसे हम बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल डेटा। एग्जाम्पल के तौर पे इंक्लूडिंग हिडन फाइल्स, हो सकता है सिस्टम के अंदर कुछ फाइल्स ऐसी हो जिनको हिडन किया गया हो, स्लैक स्पेसेस, हो सकता है कुछ स्पेसेस स्लैक स्पेसेस वहां पे यूज करे गए हो, स्वैप फाइल्स इंटरचेंज फाइल्स हो सकती है वहां पे, या फिर आपकी एलवीएम के थ्रू स्वैप मेमोरीज में फाइल हो सकती हैं, या फिर आपके इंडेक्सिंग डॉट डैट फाइल्स हो सकती हैं, यानी कि आपके जो मेन नेविगेशन से ऑल टोटल फाइल्स है वो हो सकती हैं, कौन कौन सी लोकेशंस पे हैं, अनएलोकेटेड क्लस्टर्स हो सकते हैं, अनयूज्ड पार्टीशंस हो सकते हैं, हिडन पार्टीशंस हो सकते हैं कुछ, या फिर रजिस्ट्री सेटिंग हो सकती हैं, और इवेंट लॉग्स हो सकते हैं। These are all the type of data which is stored into the secondary memory and
This type of data we are basically going to find out in the type of non-volatile data of digital evidence. Clear है? क्लियर है। ओके सो ये जो डेटा की मैं आपको टाइप बता रहा हूँ, हम आगे चल के जब हम प्रैक्टिकल पार्ट्स इसका करेंगे तो उस केस में हम ये इन्हीं टाइप के डेटा को वहां से क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। तो ये जो डेटा जब हम कलेक्ट करेंगे तो उस केस में अगर हमें सही से डेटा नहीं मिल रहा है तो वहां पे हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो दैट्स व्हाई कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास किस टाइप का डेटा है और उसको किस तरीके से यहाँ पे हमें यूज करना है, ठीक है, या किस में से हमें क्लूज मिल सकते हैं, या हमारा वो एविडेंस बन सकता है, या ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन सकता है जिसके यूज से, जिसके हेल्प से हम उस पर्टिकुलर परपेट्रेटर को क्या कर सके, इम्प्रिजनमेंट दिला सके। सो दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द डिजिटल एविडेंस। आजकल हर एक कहीं भी कोई भी क्राइम होता है तो वहां पे आपके इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाया जाता है, बिकॉज हो सकता है वहां पे कोई ऐसा डिवाइस मिल जाए, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिल जाए जो कि आपका क्या हो, एक डिजिटल एविडेंस हो। तो आपको डिजिटल एविडेंस निकालना, दैट इज अ मस्ट थिंग। ओके। नेक्स्ट होता है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल एविडेंस। अब डिजिटल एविडेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी इसकी, ठीक है। सो डिजिटल एविडेंस मस्ट हैव सम कैरेक्टरिस्टिक टू बी डिस्क्लोज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जब आप कोर्ट में इसको सबमिट करते हो तो आपको ये चीजें बतानी पड़ती हैं, क्या होंगी उसकी, जैसे कि बिलीवेबल। आपका जो डिजिटल एविडेंस है वो एक क्लियर फॉर्मेट में होना चाहिए एंड अंडरस्टैंड बाय द जजेस, ताकि उसको इजीली तरीके से जज समझ सके। ये नहीं कि आपने अपने लिए, तो देखो आप एक इन्वेस्टिगेटर हो, आपको अगर एक थोड़ा सा क्रिटिकल भी लिख के दे देंगे तब भी आप समझ जाओगे, बट जो जज है उसको तो प्रॉपर आइडिया नहीं है ना इस चीज का, तो आप उसके लिए जो एक एविडेंस की रिपोर्ट बनाते हो वो आप कंप्लीटली क्लियर रिपोर्ट बनाते हो ताकि वो उस पर बिलीव कर सके और ये उसको इजीली समझ सके। अगर वो समझ ही नहीं पाएगा तो फिर उसमें वो कोई एक्शन नहीं ले सकता। नेक्स्ट है एडमिसिबल। एडमिसिबल में क्या है, एविडेंस मस्ट बी रिलेटेड टू द फैक्ट बीइंग प्रूफ। आपका जो एविडेंस होना चाहिए वो विद प्रूफ होना चाहिए, कि अगर वहां पे आपको बताना पड़ जाए कि ये चीज इस तरीके से हुई थी तो आप उसको वहां पे दिखा पाओ और बता पाओ ये चीज यहाँ पे इस तरीके से यूज करी गई थी। नेक्स्ट है रिलायबल। आपका एविडेंस जो होना चाहिए वो रिलायबल होना चाहिए। इट मींस देयर मस्ट बी नो डाउट अबाउट द ऑथेंटिसिटी और द वेरासिटी ऑफ द एविडेंस। आपके एविडेंस के ऊपर ये ना हो कि कोई डाउट कर रहा हो जिसकी वजह से आपको क्या करना पड़े, उसके ऑथेंटिसिटी को आपको चेक कराना पड़े, या फिर उसके वेरासिटी में आपको एविडेंस को दोबारा से रीचेकिंग के लिए भेज दिया जाए। तो यू मस्ट नीड टू नो दैट थिंग कि आपका जो भी डिजिटल एविडेंस हो वो रिलायबल हो, जिसपे कोई शक ना कर सके कि ये सही है या गलत है, कंप्लीटली रिलेट करे आपके किसके साथ, केस के साथ। नेक्स्ट है ऑथेंटिक। आपका रिजल्ट जो है डिजिटल एविडेंस वो आपका ऑथेंटिक होना चाहिए। इट मींस एविडेंस मस्ट बी रियल एंड रिलेटेड टू द इंसिडेंट्स इन द प्रॉपर वे। आपका एविडेंस एक तो रियल फॉर्मेट, रियल लगना चाहिए। दूसरा, वो जो रियल एविडेंस है वो आपका उस इंसिडेंस प्लेस से कहीं ना कहीं रिलेशन होना चाहिए उसका, यानी रिलेटेड होना चाहिए। अगर रिलेटेड नहीं है तो आप उसको फिर प्रूफ नहीं कर पाओगे कि ये एविडेंस वहीं का है या नहीं है। कंप्लीट प्लस वो एविडेंस जो है वो कंप्लीट एक फॉर्मेट में होना चाहिए, लाइक द एविडेंस मस्ट प्रूव द अटैकर एक्शंस ऑन हिज इनोसेंस। आप उसके, अगर यही जो एविडेंस है अगर आप अटैकर्स की तरफ से इसको देखोगे तो उस केस में अटैकर ने जो काम किया है वो उसने गलती में किया है या अनजाने में किया है। अगर आप एविडेंस अटैकर की तरफ से लड़ रहे हो तो उसमें आप उसको बता सकते हो कि ये उससे बाय मिस्टेक हुआ है या किस तरीके से हुआ है, या फिर अगर आप उसकी तरफ से हो, क्या कहते हैं, कल्प्रिट की तरफ से हो, यानी कि अपना किसकी तरफ से, विक्टिम की तरफ से हो, है ना, सेकंड अपोजिट पार्टी की तरफ से, तो उस केस में जो एविडेंस है वो उसके खिलाफ होना चाहिए ताकि आप उसको प्रूफ कर सको कि दिस इज नॉट डन बाय फॉर हिज इनोसेंस। उसने क्या किया था, उसने जानबूझ के काम किया था। तो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हम डिजिटल एविडेंस में देखते हैं और उसको हम सबमिट करते हैं इन द कोर्ट। नेक्स्ट आपके पास आता है रूल्स ऑफ डिजिटल एविडेंस। कुछ रूल्स होते हैं डिजिटल एविडेंस के, क्या होते हैं, जैसे कि एग्जांपल ऑफ केसेस वेयर डिजिटल एविडेंस मे असिस्ट फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ डिफेंस ऑफ ए सस्पेक्ट।
तो सबसे पहला हो सकता है वो रूल्स वो जो डिजिटल एविडेंस है वो किस टाइप के रूल्स को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है आइडेंटिटी थेफ्ट बता रहा हो कि ये जो डिजिटल एविडेंस है ये आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए सबमिट किया गया है, इंफॉर्मेशन लीकेज के लिए सबमिट किया गया है। ये मैं आपको ऑलरेडी साइबर क्राइम्स में बता चुका हूँ चीजें, राइट। आई होप सो आपको याद है। यस यस यस। ओके, थेफ्ट ऑफ कमर्शियल सीक्रेट्स हो सकते हैं, या फिर अनऑथराइज्ड ट्रांसमिशन ऑफ फॉर्मेशन हो सकता है। दूसरा आपका मैलिशियस अटैक ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड देमसेल्फ हो सकता है, कोई मैलिशियस अटैक के लिए सबमिट किया गया हो कि इस एविडेंस की हेल्प से क्या किया गया था, कंप्यूटर के ऊपर मैलिशियस अटैक को परफॉर्म किया गया था। दूसरा यूज या अब्यूज ऑफ द इंटरनेट हो सकता है वो डिजिटल एविडेंस ये रोल निभा रहा हो कि इसकी हेल्प से इंटरनेट के ऊपर इसको मिसयूज किया गया था या अब्यूज किया गया था किसी को इसका यूज करके। कॉज ऑफ अब्यूज ऑफ सिस्टम्स हो सकता है सिस्टम्स को खराब करने में इसकी हेल्प ली गई हो। दूसरा ईमेल्स कम्युनिकेशन बिटवीन सस्पेक्ट एंड कल्पिट्रेटर। सो हो सकता है कि ये जो एविडेंस है ये आपको बताया कि ये ईमेल कन्वर्सेशन के लिए यूज किया गया था किसके बीच में, सस्पेक्ट के बीच में और कॉन्स्पिक्टेटर के बीच में, यानी कि जो आपका अपराधी है, पिट्रेटर जो विक्टिम है, सॉरी जो अटैकर है उसके, या फिर जो सस्पेक्ट उससे ढूंढ के निकाला है उसके बीच का है। दूसरा प्रोडक्शन ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट्स एंड अकाउंट्स हो सकता है कि वो जो आपका एविडेंस है वो आपको ये बता रहा हो कि ये डॉक्यूमेंट्स एंड अकाउंट्स में किसी तरीके के चेंजेस करने की वजह से है, तो उसमें हेल्प करी गई थी, इस एविडेंस ने हेल्प करी थी। And the last one that is an unauthorized encryption password protection of documents, या फिर ये जो एविडेंस है ये यूज किया जाता है किस लिए, पासवर्ड इंक्रिप्शन फॉर्मेट के साथ पासवर्ड सेट करने के लिए किसी भी आपके डॉक्यूमेंट में, या उसको तोड़ने के लिए भी इसका यूज किया गया था। तो अगर दो केसेस है, हो सकता है उससे क्रिएट करने के लिए यूज किया गया हो या हो सकता है उसको क्रैक करने के लिए यूज किया गया हो। तो आप दोनों बताओगे कि यहाँ पे जैसा भी आपको डिजिटल एविडेंस मिलता है उसके रूल्स को आप वहां पे क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो किसमें, अपने रिपोर्ट फाइल में, प्लस रिपोर्ट फाइल के साथ आप उस डिजिटल एविडेंस को सबमिट करते हो इन द कोर्ट। तो ये रूल्स होते हैं डिजिटल एविडेंस के कि कौन से मोटिव्स हो सकते हैं किस लिए वो डिजिटल एविडेंस सबमिट किया गया है। नाउ अब ये डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करने के अलग अलग सोर्सेज हैं आपके पास, ठीक है। आप जो पोटेंशियल एविडेंस निकालते हो, मतलब जो भी आप एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो किसी भी इंसिडेंट प्लेस से, ये कई अलग अलग वेज से कलेक्ट किया जा सकता है, यानी अलग अलग सोर्सेज पॉइंट हो सकते हैं इसके लिए। जैसे कि तीन तरीके के सोर्सेज पॉइंट है, एक तो यूजर क्रिएटेड फाइल्स हैं, एक यूजर प्रोटेक्टेड फाइल्स हैं एंड एक कंप्यूटर क्रिएटेड फाइल्स हैं। यानी या तो यूजर ने फाइल बनाई है या तो यूजर ने उन्हें प्रोटेक्ट किया है या तो कंप्यूटर ने खुद से फाइल कुछ बनाई है। तो इफ यू एम टॉकिंग अबाउट लाइक यूजर क्रिएटेड फाइल, तो उसमें सबसे पहला आता है एड्रेस बुक, यानी कि हो सकता है एड्रेस बुक यूजर ने खुद से क्रिएट करी हो, डेटाबेस फाइल यूजर ने क्रिएट करी हो, या फिर मीडिया आपका एविडेंस बन सकता है जिसमें इमेजेस, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, ऑल टाइप ऑफ ग्राफिकल फॉर्मेट थिंग्स जो कि आपकी फाइल्स हो सकती है, मीडिया फाइल्स। दूसरा आपके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल जिसमें आपकी टेक्स्ट फाइल हो, स्प्रेडशीट हो, प्रेजेंटेशंस हो, या फिर आपके डिफरेंट टाइप्स के और कोई भी डॉक्यूमेंट हो, है ना। तो वो सारी क्या कहलाएंगे, आपके यूजर क्रिएटेड फाइल्स ऑफ एविडेंस, पोटेंशियल एविडेंस। नेक्स्ट होगा आपका इंटरनेट बुकमार्क एंड फेवरेट्स, हो सकता है बंदे ने जो अपना ब्राउजर यूज करता है उसमें उसने बुकमार्क्स कुछ कर रखे हो, कुछ चीजों को लाइक कर रखा हो। तो ये सारी चीजें हमें कैसे मिलेंगी, ये सारी चीजें हमें मिलेंगी यूजर क्रिएटेड फाइल्स के थ्रू। जब तक यूजर उन्हें क्रिएट नहीं करेगा तब तक ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होती, राइट। नेक्स्ट यूजर प्रोटेक्टेड फाइल्स, हो सकता है वो जो पोटेंशियल डिजिटल एविडेंस है वो आपको यूजर ने जो प्रोटेक्ट कर रखी है फाइल को, जिन पे पासवर्ड सेट कर रखा है उनमें से मिल जाए। तो उसके लिए सबसे पहला है कंप्रेस्ड फाइल, हो सकता है जिप फाइल्स या अदर जो जिप के और फॉर्मेट होते हैं जिप करने के, हो सकता है उनके थ्रू आपको ये डिजिटल एविडेंस मिल जाए, पोटेंशियल एविडेंस। मिस नेम्ड फाइल, हो सकता है कोई फाइल है जिसका कोई नाम उसने चेंज कर रखा है, यानी गुमराह कर रहा है उसका नाम चेंज करके, तो उस केस में आपको वो फाइल डिजिटल एविडेंस दे सकती है। एन्क्रिप्टेड फाइल, अब हो सकता है एन्क्रिप्टेड फाइल मिले आपको। तो एन्क्रिप्टेड फाइल क्या है, यूजर ने कोई ना कोई हैशेस का यूज करके उस फाइल को एन्क्रिप्ट कर दिया होगा। तो अगर एन्क्रिप्टेड फाइल है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उस फाइल को डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। डिक्रिप्ट करने के बाद जो आपको डेटा मिलेगा दैट इज योर पोटेंशियल एविडेंस, राइट।
नेक्स्ट है पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स। हो सकता है कुछ फाइल्स ऐसी यूज करी गई हो जो पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है। अगर वो फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तब तो आपको उसको ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड को क्रैक करना पड़ेगा। दैट इज अ पार्ट ऑफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स। तो दैट इज कम्स फ्रॉम द यूजर प्रोटेक्टेड फाइल्स, यानी यूजर ने उसे क्या कर रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है। नेक्स्ट होगा हिडन फाइल्स। अब ये भी कर सकता है प्रोटेक्ट करने के लिए, हो सकता है उसने कोई फाइल बनाई, वो फाइल जो है वो ये नहीं चाहता कि ये सारे लोग उसको देखें, तो उसने उस क्या किया, उस फाइल को जस्ट हिडन प्रोसीजर का यूज करके हिडन कर दिया। तो अब नॉर्मल पर्सन कोई भी आता है तो उस फाइल को नहीं देख सकता। सो ये हिडन करने का देयर सिंपल मेथड। आप नॉर्मली किसी भी चीज को हिडन करना है, उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके उसके अंदर से उसको रीड ओनली परमिशन पे कर सकते हो या कम्प्लीटली हिडन कर सकते हो। तो उससे क्या होता है कि वो फाइल आपको दोबारा वहां पे विजुअल नहीं होती जब तक आप उसी डायरेक्टरी सेम डायरेक्टरी के अंदर क्या ना कर दो, उसे अनहाइड ना कर दो। अदरवाइज वो उसी के अंदर क्या होती है, डायरेक्टेड दिखाई देती है आपको। नेक्स्ट है स्टैग्नोग्राफी। अब हो सकता है प्रोटेक्ट करने के लिए स्टैग्नोग्राफी का यूज किया गया। डू यू नो व्हाट इज स्टैग्नोग्राफी? यस, स्टेनोग्राफी जैसे हिडन का होता है, जैसे हम कुछ आई कांट सी द व्हाट इज द रिटन ओवर देयर। ओके, व्हाट इज द रिटन ओवर देयर एंड कंटिन्यू। मीन्स क्या लिखा हुआ है उसको हम, यदि हम फॉरेंसिकली वे में जाएं तो मैं जैसे हम जिसका यूज करते हैं उसका सलाइवा का यूज करते हैं और उसका ब्लड सॉरी मिल्क का यूज करते हैं। जैसे हम किसी वाइट पेपर पर लिख देते हैं, जब उसको हम किसी आग पे गर्म करते हैं तो वो अनहाइड हो जाता है, उसको हम स्टेनोग्राफी बोलते हैं उस फील्ड में, फॉरेंसिक फील्ड एग्जैक्टली में। बट ये प्रोसीजर जो है वो आपके उसमें आते हैं। अगर हम इन्हें टूल्स डिजिटल बेस पे फॉरेंसिक बात में। करें, क्या कहते हैं अपने इन पे क्या कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टूल बेस पे ट्रेनिंग में बात करें तो क्या हो सकता है स्टेनोग्राफी। इसमें हम किसी की जैसे पिक्चर है तो पिक्चर के पीछे हम दिखेगा तो हमको पिक्चर, लेकिन उसके पीछे हम जो कुछ भी लिख के हम सेंड कर सकते हैं, जैसे उसको हम कॉल्ड स्टेनोग्राफी बोल सकते हैं। या फिर किसी की वॉइस है तो हम किसी लो वॉइस में रिकॉर्ड करके, और या फिर बैकग्राउंड में हम वॉइस को तेज करके कि मतलब म्यूजिक चल रहा है तो हम उसको भेज सकते हैं, वो भी स्टेनोग्राफी है। एग्जैक्टली ठीक है। तो हम कोई भी इमेजेस के पीछे किसी भी टाइप का डेटा हाइड करा सकते हैं, या वॉइस के पीछे कर सकते हैं, या किसी भी ग्राफिकल फॉर्मेट के पीछे कर सकते हैं। मे बी अ टाइप ऑफ लाइक एमकेवी फाइल वगैरह है ना, वीडियो हम्म। फाइल्स हैं उसमें भी डाल सकते हैं। सो कोई भी डेटा आपको सेट करना है, प्लस उस स्टेगनोग्राफी में जो भी डेटा भेजना है वो इंक्रिप्टेड फाइल्स के थ्रू भी भेज सकते हैं। सो होगा क्या कि अगर कोई भी जो आपका अटैकर है अगर इस टाइप का कोई भी डेटा भेजता है स्टेगनोग्राफी प्रोसीजर के थ्रू, तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि अगर उसको हमारे जो इन्वेस्टिगेटर है उसे ये फाइल्स मिल रही हैं, तो सबसे पहले वो करेगा क्या, उसके अंदर डेटा कलेक्ट करके ट्राई करेगा कि इसके अंदर कौन कौन सा डेटा कहाँ पे हाइड किया गया है, या कौन सा डेटा यहाँ से मिल सकता है फाइल्स के अंदर से। लाइक कई बार क्या होता है जैसे कि आपकी मेल्स हैं, तो मेल के ऊपर भी डेटा सेंड किया जाता है, लेकिन मेल के ऊपर जो डेटा है वो हाइड कर दिया जाता है बाय द यूजिंग ऑफ कोड्स, है ना। मेल भेजी गई, मेल आप देखोगे तो दैट इज अ कंप्लीटली ब्लैंक मेल, बट स्टिल अगर आप वहां पे हाइलाइटर यूज करोगे, उसको सिलेक्ट करोगे चीजों को, तो आपको कोट्स दिखने स्टार्ट हो सकते हैं, कोई पैराग्राफ दिख सकता है, किसी टाइप का टेक्स्ट दिख सकता है। तो वो दैट इज आल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेगनोग्राफी। यस, ठीक है। कुछ कुछ स्टेनोग्राफी में ऐसा भी होता है कि कोड वर्डिंग होती है, जैसे मैं समझ सकता हूँ उस कोड में, यदि मेरे पास हम या आप अटैकर हो, आप मेरे को सेंड कर दो, मैं जानता हूँ कि क्या आप लिख रहे हो। कोड वर्डिंग हमारी जो पर्सनली कोड वर्डिंग है तो आप उसी में लिखोगे, थर्ड पर्सन नहीं समझ सकता कि क्या कोड वर्डिंग है ये। एग्जैक्टली तो ये प्रोसीजर अगर आपने पढ़ा हो, जैसे कि पुराने जमाने जो एंशियंट टाइम था ना, उसमें लोग यूज करते थे डायग्राफ का यूज करते थे, यानी कि छोटे छोटे डायग्राम्स यूज करते थे उन कोड्स को डिजाइन करने के लिए, जैसे फ्लावर्स हो गए, लोग्स हो गए, सिंबल्स हो गए, है ना, उनके थ्रू राइट। क्या करते थे, डिजाइन करते थे, अलग अलग कोड्स लिखते थे। तो जिसको कोडिंग स्टाइल आता है तो वही केवल उसको क्या कर सकता था, समझ सकता था कि क्या लिखा हुआ है वहां पे। तो राइट। आज की डेट में अगर इस तरीके का हम देखें तो इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, दैट इज साइफर ब्लॉक्स का। साइफर ब्लॉक्स का भी है। ना, कि अगर कोई भी साइफर ब्लॉक्स यूज करे गए हैं तो हो सकता है साइफर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइफर मैकेनिज्म या साइफर एल्गो यूज करी गई हो। अब कौन सा साइफर है जिसके थ्रू डेटा को कहाँ पे क्या किया गया है, इनक्रिप्ट किया गया राइट। है ना। तो वो भी स्टैग्नोग्राफी में मतलब ऑल ओवर अगर प्रोसीजर देखें तो हाइड अवर डेटा, कि अगर जी। आप अपने डेटा को कैसे हाइड करते हो,
that is basically gathering by the investigator from the attackers. तो अटैकर से आपको ये डेटा निकालना है, तो अगर ये टेक्निक्स आपको आती हैं तो उस केस में आप उसको एनालाइज करके सबसे पहले तो यही पता करोगे कि कौन सी टेक्निक या कौन सी एल्गो यूज करी गई है, देन उसके बाद आप उसके अंदर से डेटा कलेक्ट करने का ट्राई करोगे, राइट। तो ये यूजर प्रोटेक्टेड फाइल्स में हो सकता है, जिसको हम अटैकर प्रोटेक्टेड भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है कंप्यूटर रिलेटेड फाइल्स। अगर हम कंप्यूटर रिलेटेड फाइल्स देखें तो जैसे कि बैकअप फाइल्स जो ऑटोमेटिक क्रिएट करता है आपका कंप्यूटर, बैकअप फाइल्स ऑटो पे सेट है तो बैकअप फाइल्स क्रिएट कर देगा। लॉग फाइल ऑटोमेटिकली सेट होती है, क्रिएट होती रहती है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आपकी प्रिंटर स्पूल फाइल्स या फिर आपकी कुकीज वगैरह, स्वैप फाइल्स, सिस्टम फाइल्स ऑटोमेटिकली क्रिएटेड है। हिस्ट्री खुद से बनती रहती है, आप जो जो कमांड यूज करें वो सारे हिस्ट्री में यूज होते हैं, मिल जाते हैं आपको। एंड टेम्परेरी फाइल्स तब तक मिलती है जब तक हमारे पास वो टेम्परेरी फाइल आपकी स्टोर करी गई हो, है ना। सो टेम्परेरी भी दो तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है वो टेम्परेरी फाइल जो है वो आपकी अगर वॉलेटाइल नेचर ऑफ डेटा में हो सकता है या फिर वो नॉन वॉलेटाइल में भी हो सकता है। टेम्परेरी दोनों टाइप में हमें मिल सकता है। तो ये कुछ सोर्स थे। ये क्या है प्रिंटर? प्रिंटर स्पूल फाइल्स होती हैं कि आपने अगर प्रिंटर के थ्रू कोई भी कमांड दिए हैं तो सबका उसका एक पूरा लॉग्स बनता है ना कि आपने क्या क्या वहां से निकाला है, तो वो इस प्रिंटर स्पूल फाइल्स में आता है। नेक्स्ट आपके डिजिटल सोर्स एविडेंस में कई तरीके के और भी हो सकते हैं सोर्सेज, जिनसे आपको एविडेंस क्या क्या हो सकते हैं पोटेंशियल एविडेंस आपके लिए। जैसे कि हम टाइप ऑफ एविडेंस की स्पॉट पे बात करें कि आपको स्पॉट पे आप इंसिडेंस प्लेस पे गए तो आपको और किस टाइप के एविडेंस मिलते हैं, तो उसमें लाइक हो सकता है आपको हार्ड ड्राइव मिल जाए, ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के लाइक टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियोस, मल्टीमीडिया डेटाबेसेस या प्रोग्राम फाइल्स वगैरह आपको मिल जाए। थंब ड्राइव्स मिल जाए जिसमें ग्राफिक रिलेटेड या फिर इमेजेस, पिक्चर्स, इस टाइप की कोई डिटेल्स आपको मिलती हैं। नेक्स्ट हो सकता है मेमोरी कार्ड आपको मिल जाए। मेमोरी कार्ड में कंप्लीट अगर एक फोन का मेमोरी कार्ड मिला है तो उसके अंदर हर एक चीज होगी, लाइक लॉग्स, चैट, टेक्स्ट फाइल, पिक्चर्स, एवरीथिंग, ब्राउजिंग हिस्ट्रीज वगैरह सब कुछ होगा, राइट। रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग भी उसी के अंदर मिल जाएगी आपको। स्मार्ट कार्ड मिल सकता है, डोंगल मिल सकता है या बायोमेट्रिक स्कैनर मिल सकता है आपको वहां से। आंसर मशीन्स मिल सकती हैं, तो आंसर मशीन में जैसे लोग फोन के ऊपर आंसर मशीन्स यूज करते हैं ना, जो ऑटोमेटिक आंसर कर देती है कॉल का, तो वॉइस रिकॉर्डिंग वहां पे आपको मिल जाती है आंसर मशीन्स में, अगर वो डिलीट नहीं करी गई है तो, ठीक है। डिजिटल कैमरा आपको मिल सकता है वहां से, तो डिजिटल कैमरा अगर मिल गया तो उसके अंदर से आप उसकी कार्टेज वगैरह अलग कर सकते हो या फिर उसके अंदर से वीडियो, साउंड्स या फिर इमेजेस वगैरह निकाल सकते हो। प्लस जो भी आप चीजें वहां से कलेक्ट करोगे इंफॉर्मेशन, उनके डेट, टाइम या टाइम स्टैम्प क्या था उसका, वो भी आप पता कर सकते हो। हैंड हेल्ड डिवाइसेस आपको मिल सकते हैं। हैंड हेल्ड डिवाइसेस क्या होते हैं, बेसिकली लाइक एड्रेस बुक हो गई, अपॉइंटमेंट कैलेंडर्स हो गए, इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल, हैंड राइटिंग, पासवर्ड्स, फोन बुक, ये सारे हैंड हेल्ड डिवाइसेस आते हैं। वॉइस मैसेज वगैरह ये आपको मिल सकते हैं वहां पे। मॉडेम मिल सकता है इंसिडेंस प्लेस से, स्पॉट से, जिससे आपको डिवाइस खुद में ही एक तरीके का डिवाइस है जिसमें आपको अलग अलग टाइप के लाइक कौन सा कनेक्शन और कितने पैकेट ट्रांसफर किए गए थे, जस्ट लाइक आपको वहां से फाइंड आउट कर सकते हो उसको लगाकर। प्रीवियस कनेक्शन किसके थ्रू क्रिएट किया गया था वो भी आपको मॉडेम बता देता है। लोकल एरिया नेटवर्क लैन कार्ड आपको मिल सकता है। इंटरफेस, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी कार्ड आपको मिल सकता है। मैक एड्रेस आपको उससे पता चल जाएंगे कि कौन कौन से मैक एड्रेसेस, इसका मैक एड्रेस क्या था सिस्टम का, अगर आपको एनआईसी कार्ड मिल गया तो ये किस मशीन में लगा हुआ था। दूसरा, नेक्स्ट आपको राउटर्स मिल सकते हैं, वहां पे हब्स मिल सकते हैं, स्विचेस मिल सकते हैं, जिसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को चेक करके आप पता कर सकते हो कितनी मशीन इससे कनेक्ट करी गई थी। नेटवर्क केबल्स मिल सकती हैं आपको, कनेक्टर्स मिल सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा अगर नेटवर्क केबल्स में आपको मिलते हैं लाइक उसके आगे पोर्ट जो है वो RJ45 सॉकेट यूज किया गया, तो आप समझ जाओगे कि जो लैपटॉप या जिस टाइप का भी डिवाइस यहाँ पे यूज किया गया था उसमें RJ45 लगता होगा, उसको देख के एनालाइज कर लोगे दिस इज अ न्यू और यूज्ड वन। सर्वर्स मिल सकते हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम्स हो सकते हैं या फिर किसी टाइप के डिफरेंट सर्वर हो सकते हैं विच इज हैविंग अ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, तो वहां पे आपको सर्वर मिल जाता है, तो आप उससे आइडिया लगा लेते हो कि सर्वर यूज हो रहा है, तो यानी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन जितनी हाई है इट मींस वहां पे उतना ज्यादा बड़ा काम हो रहा होगा। प्लस सर्वर्स के अंदर लॉग्स वगैरह भी आप ढूंढ लेते हो, है ना।
एक मिनट रुकना। आपके पेजर्स हैं, लाइक आपको डिवाइस में डिजिटल एविडेंस में पेजर मिल सकता है वहां पे। इट कंटेन वॉलेटाइल एविडेंस सच एज एड्रेस इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, वॉइस मैसेज एंड फोन नंबर्स हो सकते हैं। प्रिंटर्स आपको मिल सकते हैं वहां पे, हो सकता है प्रिंटर डिवाइस मिल जाए, तो अगर आपको प्रिंटर डिवाइस मिलता है एज एविडेंस तो वहां पे आपको यूजर लॉग्स मिल सकते हैं, टाइम एंड डेट इंफॉर्मेशन मिल सकती है, नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, कार्टेज का टाइप पता चल सकता है कि उसने किस टाइप के प्रिंट्स वहां पे निकाले होंगे, लाइक इंक कार्टेज है तो उसके अंदर आपको वो मिल जाती है कितनी यूज हुई है, कितना ज्यादा प्रिंटर को यूज किया गया था, डेट एंड स्टैम्प टाइम्स आपको पता चल जाते हैं किस टाइम पे यूज किया गया था इसे। रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस एंड मीडिया आपको मिल सकता है वहां से, तो उसमें क्या है आपको जैसे कोई पेन ड्राइव वगैरह मिल रही है, सीडी मिल रही है, डीवीडी मिल रही है, या एनी टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस मिल रही है जो रिमूवेबल है, तो उसके अंदर से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। स्कैनर्स हो सकता है आपको मिल जाए, तो अगर आपको स्कैनर मिल रहे हैं तो एविडेंस इज फाउंड लुकिंग फॉर द मार्क ऑफ द ग्लास ऑफ द स्कैनर। तो आपको कई बार क्या होता है कि स्कैनर जैसे लास्ट जो प्रिंट हुआ होगा वो उसके जो ग्लास है जिस स्कैनर को यूज किया गया हो सकता है उस पर आपको छपा हुआ मिल जाए, तो वहां से आप एविडेंस कलेक्ट कर सकते हो स्कैनर के अंदर से। टेलीफोन्स आपको मिल सकते हैं, तो आप टेलीफोन डायरेक्टरीज वहां पे चेक कर सकते हो, फोन नंबर चेक कर सकते हो, लाइक अगर लैंडलाइन है तो उसके अंदर प्रीवियस कॉल्स कौन कौन से करे गए थे, किन नंबर्स पे किए गए थे, वो आप पता कर सकते हो। कॉपियर आपको मिल सकता है, तो कॉपियर में क्या है डॉक्यूमेंट्स, यूजर लॉग्स, या फिर आपके कितना टाइम स्टैम्प किस टाइम पे क्या है डॉक्यूमेंट ओपन किया गया था वो देख सकते हो। क्रेडिट कार्ड स्कीमर्स मिल सकते हैं, तो उसके लॉग्स में आपको पता चल जाएगी कौन कौन से क्रेडिट कार्ड्स को यहाँ पे क्या किया गया था, स्किम किया गया था, ट्रिम किया गया था, तो वहां पे आपको एविडेंस इज फाउंड टू द कार्ड एक्सपायरेशन डेट, आपको वो पता चल जाएगी, यूजर एड्रेसेस पता चल जाएंगे, क्रेडिट कार्ड नंबर्स कौन कौन से यूज करे गए हैं, तो आप उन यूजर्स में अगर जो जो विक्टिम बन चुका है आप उन्हें जाके देख सकते हो कि आपके क्या अकाउंट से इतने रुपए गायब हुए हैं, या फिर आपके अकाउंट में अगर ये चीजें हुई हैं तो आपने उसके ऊपर एक्शन लिया, कुछ करवाया, चेंज किया, तो वो आप वहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। कहाँ से आप कहाँ गए थे जब आपके पास से क्राइम हुआ, किस एटीएम में गए थे, तो आपको वो पता चल जाएगा कि वहां से क्रेडिट कार्ड मेरा स्किम किया गया था, या फिर मेरा जो डेबिट कार्ड है वो उस टाइम पे स्किम किया गया था। उसका नेम क्या है, उसका एक्सपायर, उसका बैंक कौन सा है, ये डिटेल्स पता चल जाती हैं। फिर आपको डिजिटल वॉचेस मिल सकती हैं, तो अगर डिजिटल वॉचेस की मैं बात करूं तो लाइक डिजिटल वॉचेस में हर एक चीज स्टोर होती है आपके मोबाइल की, तो वहां पे एविडेंस इज फाउंड टू एड्रेस बुक, नोट्स, अपॉइंटमेंट कैलेंडर्स, किससे आपके अपॉइंटमेंट्स है वो आप डिजिटल वॉचेस में स्टोर करते हैं वो मिल जाते हैं, फोन नंबर्स मिल जाते हैं, ईमेल्स मिल जाते हैं, ये सारी चीजें आप कलेक्ट कर सकते हो। फैक्स मशीन्स आपको मिल सकती हैं, तो अगर आपको फैक्स मशीन मिल रही है तो आपको ये पता चल जाएगा किस डेस्टिनेशन को आपको फैक्स किया गया है, या किस सोर्स पॉइंट से आपको फैक्स आया था उस मशीन के ऊपर, डॉक्यूमेंट क्या थे, फोन नंबर, फिल्म कार्टेज, सर्विसेज, सर्विस लॉग, रिसीव लॉग्स, एवरीथिंग सब मिलता है वहां पे। और जो लास्ट होता है आपका हो सकता है जीपीएस एविडेंस मिल जाए आपको, तो एविडेंस इज फाउंड टू प्रीवियस डेस्टिनेशन, वे पॉइंट, रूट्स एंड ट्रेवल लॉग्स, तो आपको वहां से लॉग्स पता चल जाते हैं कि बंदा कहाँ कहाँ गया था, कितनी देर रुका था, उसके बाद उसने दोबारा मैप यूज किया, तो यानी इतनी देर इसने यहाँ पे कंज्यूम किया, कहाँ पे कंज्यूम किया उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप जाके पता कर सकते हो यहाँ कितनी देर रुका था, उसने क्या बात की, सीसीटीवी कैमरा चेक कर सकते हो वहां के। तो दीज आर द एविडेंसेस जो आपको मिलते हैं, और इन एविडेंस का यूज करके आप उस पर्टिकुलर जो आपका परपेट्रेटर है उस तक आप पहुंचने का ट्राई करते हो इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, फिर उसके बाद आपका पार्ट आता है रूल ऑफ एविडेंस। तो अगर हम रूल्स ऑफ एविडेंस की बात करें तो एविडेंस दैट इज टू बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट मस्ट कॉम्प्ली विद द एस्टैब्लिश्ड रूल ऑफ एविडेंस। तो जो भी आपका एविडेंस है उसको आपको प्रेजेंट करना है कोर्ट के अंदर, कंपलसरी है, प्लस उसको आप प्रेजेंट जो करोगे वो एक रूल्स के थ्रू प्रेजेंट करोगे। ठीक है, प्रायर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस it is important that investigator understand the rule of evidence, जिसमें आपको सबसे पहले क्या होता है कि आपको रूल ऑफ एविडेंस पता होने चाहिए अगर आप इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस करने जा रहे हो तो रूल्स हैं क्या क्या वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी और अभी भी आगे भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, रूल्स ऑफ एविडेंस गवर्न वेदर, व्हेन, हाउ, यानी कि कब मिला था, कैसे मिला है, एंड उसका पर्पस क्या है।
प्रूफ करना है केस मे बी प्लेस्ड बिफोर ए ट्रायल ऑफ द फैक्ट ऑफ कंसिडरेशन। जो भी आपका फैक्ट ऑफ कंसिडरेशन निकल रहा है उसमें आप ये चीजें बताओगे कि आपका वो जो आपने निकाल एविडेंस गैदर किया वो कहाँ से किया है, कब किया है, कैसे किया है और उसका पर्पस क्या है, कहाँ पे लिंक हो रहा है, ये सारी चीजें आप उसके अंदर बताते हो, रूल्स ऑफ एविडेंस के अंदर आती है, ठीक है। प्लस द टायर ऑफ फैक्ट मे बी जज और ए ज्यूरी डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ द ट्रायल एंड द चॉइस ऑफ द पार्टीज। अब इसमें थोड़ा सा टाइम मिलता है जिसमें आप क्या करता है, जज एंड ज्यूरीज जो होती हैं वो इस फैक्ट को चेक करती हैं, डिपेंड करता है कि वो उसको कितना ऑथेंटिकेटेड मानती हैं या नहीं मानती हैं, और उसको आप उनके सामने किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये डिपेंड होगा पार्टीज के ऊपर कि वो कैसे उस चीज को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इन द कोर्ट। इसके जो रूल्स हैं वो आपके पास कुछ रूल्स आते हैं, जैसे कि अगर मैं बेस्ट रूल्स ऑफ एविडेंस की बात करूं यहाँ पे, तो बेस्ट रूल्स इज एस्टैब्लिश्ड टू प्रिवेंट any alteration of digital evidence either intentionally or the unintentionally। ओके, तो इसमें क्या है आपका कि जो भी आपको एविडेंस रूल्स आपको बताता है कि आप उसको कलेक्ट करो उस एविडेंस को, प्लस उसको ऑल्ट्रेशन, उसको बचाओ, प्रिवेंट करो ऑल्ट्रेशन से यानी चेंजेस से, चाहे आप उसे इंटेंशनली मेथड के थ्रू बचाओ चाहे आप अनइंटेंशनली मेथड के थ्रू करो, लेकिन आपको उसे क्या करना है, राइटिंग ब्लॉकिंग उसके अंदर सबसे पहले आपको राइट ब्लॉकिंग इनेबल करनी है, ठीक है, मतलब उसके अंदर कोई एडिटिंग ना हो सके एविडेंस में, ये आपको मेक श्योर करना है। It states that the court only allow the original evidence of the document, photograph or recording at the trial rather than the copy। जो कोर्ट है वो केवल आपके ओरिजिनल एविडेंस को ही ऑथेंटिक एविडेंस मानता है और उसी को आपको सबमिट करना होता है कोर्ट के अंदर। बट समटाइम्स क्या होता है कि अगर आपके पास ओरिजिनल कॉपी नहीं है तो उस केस में आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी सबमिट कर सकते हो, बट द डुप्लीकेट विल बी अलाउड ओनली एन एविडेंस अंडर द सम कंडीशंस। केवल कंडीशन बेस पर ही जो है आपका कौन सा होता है, कॉपी एविडेंस एक्सेप्ट किया जाता है, किसके अंदर, आपके कंपनी के सॉरी कोर्ट के अंदर, जिसमें सबसे पहला होता है क्या केस बन सकता है कि ओरिजिनल एविडेंस डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर एंड फ्लड। हो सकता है कि बाढ़ आ गई है या आग लग गई जिसके वजह से जो ओरिजिनल एविडेंस है वो आपका क्या हो गया, जल गया। तो उस केस में आप अपनी कॉपी एविडेंस को वहां पे सबमिट कर सकते हो रिप्लेस ऑफ ओरिजिनल एविडेंस। दूसरा, ओरिजिनल एविडेंस डिस्ट्रॉयड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। हो सकता है कि जब आप उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो या नॉर्मल उसको चेक कर रहे थे तो उस केस में ओरिजिनल एविडेंस किसी ना किसी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। तो अगर डिस्ट्रॉय हो गया वहां पे ओरिजिनल एविडेंस तो उस केस में आप अपना कॉपी एविडेंस सबमिट कर सकते हो। ओरिजिनल एविडेंस इज पोसेशंस ऑफ द थर्ड पार्टी। जो ओरिजिनल एविडेंस था वो थर्ड पार्टी के थ्रू क्या हो गया, गायब हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया या खो गया या उसने खुद से डिस्ट्रॉय कर दिया या उसके पास से कंप्लीटली गायब हो गया। तो अगर इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी होती है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अपना जो कॉपी एविडेंस है वहां पे सबमिट कर सकते हो। अदरवाइज ओरिजिनल एविडेंस ही आपका क्या होता है, सबमिट किया जाता है कोर्ट के अंदर। यह होते हैं आपके रूल्स ऑफ एविडेंस कि आपको कहां से मिला, कब मिला, कैसे मिला और उसका पर्पस क्या है, प्लस उसको आप सबमिट किस तरीके से करोगे, प्लस उसमें आपको ओरिजिनल एविडेंस को जो है वो सेफ रखना है। एंड जो लास्ट होता है वो ये होता है कि आपको एविडेंस में ओरिजिनल एविडेंस सबमिट करना है, अगर ओरिजिनल नहीं है तो आप डुप्लीकेट वहां पे सबमिट कर सकते हो बट ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस, ठीक है। फिर आपके पास कुछ फेडरल रूल्स हैं, तो रूल्स देख लेते हैं एक बारी, अभी टाइम है हमारे पास। तो these rules shall be constructed to secure fairness in administration, elimination of unjustifiable expenses and delay promotion of growth, development of the law of evidence at the end of the truth may be ascertained and proceeding justly determined। देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको फेयरनेस रूल के अंदर, आपको इसके फेडरल रूल के अंदर ये चीज इंश्योर करनी होती है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को फेयरली करोगे, यानी वहां पे इन्वेस्टिगेशन फेयरली करते हो। एलिमिनेशंस, आपको अनजस्ट एक्सपेंसेस को कम करना है।
डिले ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रमोशन ऑफ ग्रोथ जो है, आपके एविडेंस जो आप फाइंड आउट कर रहे हो वो आपको थोड़ा सा लाइक स्पीड अप में करने हैं। उसकी ग्रोथ आप लगातार दिखाते रहो कि आप किस तरीके से क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं और उसमें कितना ज्यादा केस में ग्रोथ हो रही है। डेवलपमेंट ऑफ लॉ, जो भी लॉ आपके डेवलप हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको ट्रूली तरीके से फाइंड आउट करोगे, जिसमें आप उसको देखते हो कि वो आपके जो एविडेंस है वो कोर्ट के अंदर जब सबमिट हो तो उस केस में ये सारी चीजें वहां पे क्लियरली तरीके से आपकी यूज करी गई हो। ठीक है, तो फेडरल रूल आपको सीधे सीधे ये बताता है कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को फेयरनेस रखना है, यानी कि सही तरीके से करनी है। एक्सपेंसेस को आपको रिड्यूस करना है, डिले आपको रिड्यूस करनी है और उसकी ग्रोथ को इंक्रीज करना है। लॉस के अकॉर्डिंग आपको काम करना है और सब कुछ ले जाके कोर्ट में आपको सबमिट करना है जल्दी से जल्दी। तो ये आपको बताता है फेडरल रूल। रूलिंग्स की अगर हम बात करें ऑफ द एविडेंस, तो इफेक्ट ऑफ द erroneous ruling, that is the first point। दूसरा होता है रिकॉर्ड ऑफ द ऑफर एंड रूलिंग, that is the second point। थर्ड होता है हेयरिंग ऑफ द जूरी, जो आपको थर्ड में आता है। एंड लास्ट होता है प्लेन एरर्स, की हो सकता है कुछ उसके अंदर एरर्स मिली हो। सो इनको आप पढ़ लेना, मैं आपको ऊपर का सारा कंटेंट आज शेयर कर दे रहा हूँ, तो आप इन सारी चीजों को पढ़ो। बिकॉज अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो सैटरडे होगी, तो इन सबको आप पढ़ के रखना। देन फिर हम आगे का पार्ट करके फिर उसका प्रैक्टिकल पार्ट डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। ये मेरा पिछला जो सैटरडे वाली क्लास थी ना, जो फर्स्ट संडे वाली क्लास थी, उनका हाँ भी हाँ, मुझे सेंड कर देना। उसका भी सेंड कर दे रहा हूँ मैं, पूरा आपको भेज दे रहा हूँ ना, मैंने कॉपी कर लिया इसलिए। ठीक है।